ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ये भी मेटल है, तो टिपिकल प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है वो है ना, लगभग सभी का सभी सिल्वरी वाइट होता है। जितना भी लैंथेनॉइड्स है वो सब वाइट कलर में होता है। सिल्वर चांदी का जो कलर होता है लगभग सब वैसा ही कलर होता है। तो कलर के मामले में वैरायटी ऑफ कलर्स नहीं है, समझिए। इसका कंपाउंड फिर कलरफुल होता है, लेकिन ये खुद जो है कलरफुल नहीं है, सब के सब एक ही जैसा है, सिल्वरी वाइट। ठीक है, हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? वेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब ये लोड को कैरी नहीं कर सकता है। इसको हुक बना करके उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जो है लोड हैंग करके नहीं रख सकते हैं, टूट जाएगा या उसका लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। आया बस समझ में। तो वेट बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, यानी किसी चीज़ को अगर हम खींचना चाहें इसको बांध करके तो उसमें दिक्कत है, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेट बियरिंग कैपेसिटी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल है, सबका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसी तरह से ये भी मेटल ही है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। समझ गए कि नहीं, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा डेंसिटी। ठीक है ना, तो ये डेंसिटी इसका हाई होता है। ठीक है, अब देखो कि ये रहता कहाँ पर है, लैंथेनाइड है कहाँ। देयर आर 14 लैंथेनाइड मेटल्स। लैंथेनाइड में कितना है? 14 मेटल्स का ग्रुप है। वो रहता कहाँ? थर्ड ग्रुप 3 में, पीरियड नंबर 6 है, यानी एक ही बॉक्स में रहेगा वो, है ना। पीरियड में लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ग्रुप में भी नीचे नहीं जा रहा, सारा का सारा उसी एक बॉक्स में रहेगा। कहाँ रहेगा? इसी एक बॉक्स में रहेगा, ग्रुप 3, है ना। और इस यहीं पर रहेगा, सारा का सारा लैंथेनॉइड ग्रुप यहीं पर रहेगा। Ln से हम लोग डिनोट करते हैं पूरा लैंथेनॉइड ग्रुप को। ठीक है ना, और पीरियड कितना हो गया? 6। पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 में सारा का सारा इसी एक बॉक्स में रहेगा। La लेंथनम है, La सिंबल, लेंथनम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है, और Ln की कोई एलिमेंट नहीं है, पूरा ग्रुप है लैंथेनॉइड ग्रुप, उसको Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया ना, ये कोई एलिमेंट का नाम नहीं, एंटायर ग्रुप ऑफ लैंथेनॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Ln। ठीक है, और जो La लिखते हैं वो तो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका नाम है लैंथनम, उसी के नाम पर तो इस लैंथेनॉइड ग्रुप पड़ा ना। ठीक है ना, तो Ln से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटायर ग्रुप को। समझ में आया? हाँ, तो इसी में सब रहेगा, पीरियड बदलेगा नहीं, ग्रुप भी बदलेगा नहीं। समझ गया ना, मतलब क्या हुआ कि अटमोस्ट सिमिलैरिटी है, यानी सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, सबका ग्रुप वही है, सबका पीरियड भी वही है, नंबर ऑफ सेल भी नहीं बढ़ रहा है, पीरियड सेम है, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम है, सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी ग्रुप बैलेंस ही सबका सेम होगा 3, ग्रुप बैलेंस ही सबका 3 होगा, बाकी और वेरिएबल बैलेंस ही है, लेकिन ग्रुप बैलेंस ही सबका सेम होगा। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है, किसके साथ? एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। ठीक है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आ रहा है, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? एफ में जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? एफ में जा रहा है।
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एफ में जाता है। एफ यहाँ क्या है, n-2 एफ है, इनर ऑर्बिट है। इनर ऑर्बिट जो देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता है। एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता है। तो जब इस एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है तो क्या होता है, साइज बढ़ जाता है इसका। स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है तो न्यूक्लियर चार्ज को ये कम करता है ना, लेकिन चूंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह ऐड हो रहा है जहाँ से कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो स्क्वीज इन हो जाएगा, है ना। पुलिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, तो साइज घट जाएगा, यानी वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन मास तो बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो मास बढ़ ही रहा है ना, तो मास तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम लगभग सबका सेम है, वॉल्यूम लगभग सबका सेम है, लेकिन मास तो बढ़ रहा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = m/v, यही है ना डेंसिटी का फॉर्मूला, है। तो मास बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। मास तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहा है, नेग्लिजिबल चेंज वॉल्यूम में, ठीक है ना, लेकिन मास तो बढ़ रहा है। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो लगभग उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस कोई खास नहीं आ रहा है। समझ में आई बात। तो इसलिए डेंसिटी हाई रहेगा कि नहीं, हाँ। और डेंसिटी जो रहता है ये इस रेंज में रहता है, 6.77 to 9.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस रेंज में डेंसिटी है इसका, हायर डेंसिटी रेंज है ये डेंसिटी रेंज हाई होता है, हायर डेंसिटी रेंज में है। समझ में आया। उसके बाद क्या करा है, इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर। इन जनरल एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो डेंसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट में चेंजेज नहीं आ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल देता ही नहीं है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, n-2 एफ में जा रहा है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो देता नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, ठीक है ना, आया हुआ समझ में। तो डेंसिटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। आ गया समझ में, क्लियर। तो फॉर्मूला और पढ़ेंगे। अभी हम लोग का क्या चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इसका जो है 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्थ में हम लोग बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लेंथेनॉइड्स का फेयरली हाई है ना, फेयरली हाई मतलब वेरी हाई नहीं है, लेकिन फेयरली हाई है, हाई के तरफ ही है, ठीक है। उसका कारण क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले हम लोग डेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले डेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी हाई होता है, फेयरली हाई होता है। तो जब डेंसिटी फेयरली हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा नहीं, और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो चुका तो उसके बाद ही तो बॉयल करेगा कोई, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हायर ही होगा। बॉयल तो पहले मेल्ट होने के बाद ही करेगा, तो लिक्विड बनेगा उसी के बाद बॉयल करेगा, हाँ आया बात समझ में। इसलिए जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना ही है। और मेल्टिंग पॉइंट को हाई होने का मेन कारण क्या है, डेंसिटी हाई है। और डेंसिटी क्यों हाई है, हमारा एक्सप्लेन कर दिया तुमको, ठीक है ना। तो डेंसिटी जब हायर होगा
तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा चेंज ऑफ स्टेट करने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में। तो जब एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ही ना, फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे इन जनरल विद द राइज इन एटॉमिक नंबर क्या ट्रेंड है, तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। समझ गया ना, जैसे डेंसिटी में रेगुलर ट्रेंड देखे थे ना, हाँ, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है उसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो रेगुलर ट्रेंड यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो रेगुलर ट्रेंड नहीं है मतलब कहीं बढ़ भी जाता है कहीं घट भी जाता है, लेकिन हायर साइड में ही रहता है हायर साइड में, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन रहता है हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ रहता है, हायर साइड में ही रहता है। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्या है? देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। ठीक है, ठीक है ना, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। विद द राइज इन, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद द राइज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी रेगुलर है तो इंडिविजुअल सबका देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके तब हम डिसाइड करेंगे क्यों थोड़ा बढ़ गया थोड़ा घट गया। बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता भी नहीं है इसमें, डेंसिटी भी है लगभग, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट समझ गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ गया, रेगुलर ट्रेंड। अब नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो यहाँ क्या है? फेयरली लो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो, एक्चुअली हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना, डेंसिटी हाई है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन सब जा रहा है कहाँ? एफ ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन सब कहाँ जा रहा है? एफ ऑर्बिटल में। तो वहाँ पर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो देता नहीं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है तो उस हिसाब से लूजली बाउंड कर देगा, तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ऑर्बिटल को देता नहीं। ठीक है, लेकिन है क्या कि लास्ट ऑर्बिट तो इसका एस ऑर्बिटल ही है, लास्ट ऑर्बिट तो एस ऑर्बिटल ही है और इलेक्ट्रॉन सब जा रहा है अंदर में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो बढ़ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस से जो लास्ट ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस जो एस ऑर्बिटल है उसका डिस्टेंस तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो गया ना एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ये लोग कम एनर्जी में ही रिलीज कर देता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी लो हो गया। वहाँ पर लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होने का रीजन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफ ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट देता नहीं है, तो वो इसका रीजन हो नहीं सकता है, तो दूसरा रीजन इसका तलाश करना पड़ेगा। ऐसा क्या है? हम यहाँ पर ही कर सकते हैं ना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और वो सारे के सारे जा रहा है एफ ऑर्बिटल में, और एफ ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप ऐसा होता है, एफ ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है कि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं दे सकता है। दूसरा बात, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके भी नहीं रख सकता, मतलब उसका शेप एबनॉर्मल है, एफ ऑर्बिटल का शेप जो है एबनॉर्मल है, तो वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज होगा वो ठीक से अरेंज नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जो हाँ ठीक से अरेंज नहीं हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बावजूद भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बावजूद भी जो एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड रहता है, जबकि स्ट्रांगली बाउंड होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है और एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो एबनॉर्मल है,
और ठीक से न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने आप को अरेंज नहीं कर सकता, क्लोजली पैक नहीं कर पा रहा है, क्लोजली पैक नहीं कर पा रहा है, ठीक से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपर ऑर्बिटल में वो लूजली बाउंड हो जाता है, और जब लूजली बाउंड होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा, कम एनर्जी में रिलीज हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा कि नहीं। समझ में आया कि क्यों लो है, आई बात समझ में, क्लियर। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन and get converted into positively charged ion, that is cation। कोई चीज़ कितना जल्दी केटायन में बदल जाए, कोई कितना जल्दी पॉजिटिवली चार्ज आयन में बदल जाए, इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, तो चूंकि यहाँ पर फेयरली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है ना, फेयरली लो है, यानी एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकते हैं, इसलिए हाई टेंडेंसी हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, आसानी से ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस में बदलेगा, आसानी से ये कैटायन में बदलेगा। तो ड्यू टू द फेयरली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दिस लैंथेनाइड्स हैज गॉट फेयरली हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। समझ में आ गया वो दिक्कत। उसके लास्ट है कलर्ड आयन। कलर्ड आयन ये खुद तो कलर्ड नहीं है, सब सिल्वरी वाइट होता है, लेकिन इसका कंपाउंड कलर्ड होता है। दो ठो को छोड़ करके, एक लेंथनम दूसरा एक्टिनियम, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, तो उसके पास अपर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो जैसे डी ऑर्बिटल में डी ट्रांजिशन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है ना, उसमें हम लोग कलर्ड आयन में डी ट्रांजिशन बात किए थे ना, कि डी से डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसी में कलर्ड कंपाउंड होता है। T2G और EG बताए थे ना। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल जो डीजेनरेट है वो टूट जाता है, एक हायर जाता है, दो टुकड़े में बढ़ जाता है, एक EG हो जाता है, दूसरा T2G। तो EG और T2G के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग डी ट्रांजिशन करते हैं। हाँ, तो यहाँ एफ ऑर्बिटल में वैसा ही होता है, लेकिन एफ ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं करता। जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया तो उसमें एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया, तो T2G से EG में या EG से T2G में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो डी ट्रांजिशन है, उसमें ज़्यादा जो है एनर्जी लगता है, समझ ना, गैप ज़्यादा है। लेकिन जब एफ और ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का बात कर रहे हैं, लैंथेनाइड का बात कर रहे हैं ना, ये एफ ऑर्बिटल से जब कोई लिगेंड इंटरेक्ट करता है तो वो स्प्लिट नहीं करता है। आया बात समझ में। जब एफ ब्लॉक एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है लिगेंड्स तो ये स्प्लिट नहीं होता है, जैसा कि डी ब्लॉक में होता है। तो इसमें जो होगा ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो FF ट्रांजिशन होगा, यहाँ जो FF ट्रांजिशन होगा वो दिन एफ ऑर्बिटल ही होगा, तो स्प्लिट तो करेगा ना, एफ ऑर्बिटल डीजेनरेट एफ ऑर्बिटल में ही ऊपर नीचे करेंगे, इसमें तो एनर्जी कम लगेगा, सबका एक ही जैसा है एफ ऑर्बिटल, तो सब में ट्रांसमिशन में सेम काइंड ऑफ एनर्जी खर्च होगा। तो लगभग जो है ये जो एनर्जी गैप है, ये जो कलर्ड आयन बनने के लिए जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, तो एनर्जी खर्च होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, तो सेम बैंड एनर्जी होगा, मतलब सेम वेवलेंथ का रेंज जो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं होगा, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कलर्ड आयन बनाने के लिए। कलर्ड आयन क्यों बना? FF ट्रांजिशन के चलते। और इस FF ट्रांजिशन में क्योंकि एफ ऑर्बिटल यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो रहा है जैसा कि डी ऑर्बिटल होता है, तो एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एफ के अंदर ही जंप कर रहा है, एक ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे में जाएगा, वही ना 7 गो है, उसी में आपस में करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, अनपेयर्ड होगा, तो इसके लिए कम ही एनर्जी लगेगा। और सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, सब तो सेम ही
ग्रुप से है, सेम ही पीरियड से है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ये जो वेवलेंथ का बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंट लेंथेनॉइड का, डिफरेंट लेंथेनॉइड मेटल का एनर्जी बैंड में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और कलर में भी हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। कलर तो आएगा, दो को छोड़ करके, एक लैंथेनम का और एक एक्टिनियम को। लैंथेनम और एक्टिनियम का कंपाउंड कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें एफ ऑर्बिटल है ही नहीं, समझ गया ना। नहीं, एफ ऑर्बिटल है, खाली है, जीरो है, तो एफ एफ ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता है। बाकी से उस दोनों को छोड़कर बाकी सब में एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए वो सब के सब कलर्ड है। लेकिन अगर कलर्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये ट्रांजिशन विद इन एफ ऑर्बिटल हो रहा है, इसलिए इसके लिए एनर्जी जो है कम ही लगता है। तो एनर्जी जो डिफरेंस है डिफरेंट एटम के लिए वो बहुत कम है, समझ गए ना, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम ही है, क्योंकि सबके सब सेम पीरियड से बिलोंग करता है, सबके सब सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, समझ गया ना। आगे आवाज समझ में।